नहीं बेटी, मेरा मन कहता है वो जरूर लौटेंगे। हमें यहीं रुकना होगा। गांव तो खाली हो रहा है माँ, सब लोग छोड़कर जा रहे हैं। कुछ गांव वाले अब भी रुके हैं और जब तक उम्मीद है हम भी रुकेंगे। इधर कारागार के अंधेरे कोने में माधव सलाखों के पीछे सोच में डूबा था। तभी एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम यहाँ कैसे आए? माधव चौंक कर देखने लगा। साधु महाराज, आपको भी राजा विक्रम ने कैद किया है क्या? राजा विक्रम एक क्रूर शासक है। जब मैंने उसकी हस्तरेखाएं देखी तो सच कह दिया कि अगर उसने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी तो उसका अंत निश्चित है। ओ, तो आपने भी सत्य कहा और कारागार में आ गए। मैंने भी वही किया। खैर, मुझे कोई पछतावा नहीं साधु महाराज, सिर्फ गांव की बर्बादी और मुखिया की मौत का दुख है मुझे। साधु तुरंत माधव का हाथ पकड़कर उसे गौर से देखता हुआ बोला, तुम लोहार जरूर हो, लेकिन तुम्हारे हाथों की रेखाएं बता रही हैं तुम एक दिन सम्राट बनोगे। सम्राट? अरे मैं तो एक साधारण लोहार हूं साधु महाराज। कहाँ इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो आप। पर तुम्हारे कर्म असाधारण हैं और यही कर्म तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से सत्य राज करेगा। मैंने जो कहा वो केवल भविष्यवाणी नहीं, नियति है। तुम सम्राट बनोगे। ये रेखाएं झूठ नहीं बोलती माधव। एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आ पहुंचा। अरे तुम दोनों जल्दी से यहाँ निकलो, पीछे के द्वार से भाग जाओ। अरे भाग जाओ भाग जाओ। अरे लेकिन हुआ क्या सैनिक, ये अचानक भाग जाओ क्यों? राजा भैरव, विजयनगर का क्रूर राजा, उसने केशव नगर पर हमला किया और राजा विक्रम मारे जा चुके हैं और अब भैरव स्वयं सिंहासन पर बैठ गया है। उसने आदेश दिया है कि सारे बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा विक्रम मारे गए? हाँ, राजा विक्रम मारे गए। हाँ, और अब अगर तुम यहाँ रहे तो भैरव की तलवार तुम पर भी चलेगी। अरे मेरा कहा मानो तो तुम इस राज्य को ही छोड़ दो। अरे भाग जाओ भाग जाओ। मेरी बात याद रखना माधव, तुम्हें नियति तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे हाथों में सम्राट बनना लिखा है। साधु तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। माधव धीरे धीरे कारागार से बाहर निकल गया। मुझे विश्वास था आप जरूर लौटेंगे। हाँ राधा, लेकिन अब समय नहीं रहा, हमें तुरंत ये गांव छोड़ना होगा। चलो। पिताजी, लेकिन क्यों? क्या हुआ? देखो, राजा विक्रम मारा गया और अब राजा भैरव सत्ता में है और वो और भी क्रूर है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं बंदी गृह में था तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो क्या हम भाग जाएंगे पिताजी? क्या ऐसा कोई राज्य नहीं जहां हम चैन से रह सके? माधव की आंखें माधव, राधा और किरण धीरे धीरे घने जंगल के अंदर चले जा रहे थे। पिताजी, और कितना चलना होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटी चिंता मत करो, ये जंगल किसी न किसी राज्य की सीमा में लगे होंगे। मैं वहां जाकर फिर से लोहार का काम करूंगा। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। चिंता मत करो, चलो। मुझे नहीं लगता हम जीवित जंगल से बाहर निकल पाएंगे। तभी माधव को एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ तालाब है, तुम लोग पानी पी लो, चलो। किरण झुककर पानी पीने लगी। तभी दो नकाबपोश वहाँ आ पहुँचे। हम दोनों डाकू हैं, कौन है तू? मेरा नाम माधव है, मैं एक लोहार हूँ और ये मेरी पत्नी राधा और मेरी बेटी किरण है। कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे कहा ना, हम डाकू हैं। अब हम तेरी बेटी को अपने अड्डे में ले जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। छोड़ो उसे, छोड़ो। चिंता मत कर, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, समझा? हमें बस एक औरत चाहिए जो खाना बना सके। दोनों किरण को घसीटते हुए ले गए। माधव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद माधव की आंख खुली तो उसने देखा राधा पास में रो रही थी। राधा, किरण कहाँ है?
कहाँ है मेरी बेटी? माधव उसकी आंखों में देखकर सारी घटना बताते हुए बोला। हाँ, उन्होंने किरण को उठा लिया, पर राधा, हमने किसी का बुरा नहीं किया। ईश्वर हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा, तुम देखना। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अगर उन्होंने मेरी बच्ची के साथ कुछ कर दिया तो? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बेटी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, चलो 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 चलो, अब एक एक पल कीमती है, चलो। माधव और राधा पागलों की तरह अपनी पुत्री किरण को तलाशने लगे। माधव और राधा थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक चिंता थी, अपनी बेटी को ढूंढने की। वो पेड़ों के बीच से गुजरते रहे। तब अचानक माधव की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वो अच्छा भोजन कर रहा था और उसके वस्त्र बहुत ही सुंदर और कीमती थे। देखो राधा, वहाँ कोई आदमी बैठा है, चलो उससे पूछते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। चलो चलो चलो। दोनों उसके पास पहुँचे। माधव और राधा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम दोनों हो कौन और इस घने जंगल में कर क्या रहे हो हैं? मैं एक लोहार हूँ और ये मेरी पत्नी राधा है। हम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकले हैं। ओहो, पर ऐसा क्या हो गया हैं? माधव ने सारी बात उसे विस्तार से बताई, कैसे डाकुओं ने उसकी बेटी को उठाया और वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रही थीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया और वो अचानक आए और हमारी बेटी को उठा ले गए। पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे होंगे, कहाँ ले गए होंगे उसको। व्यापारी कुछ क्षणों तक सोच में डूब गया, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, समझ गया। वैसे मैंने इस इलाके के डाकुओं के बारे में तो सुना है। वो बहुत अनुशासित होते हैं, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बेटी को सिर्फ खाना बनाने के लिए ले जाया गया है, तो वो ऐसा ही करेंगे। उसका कोई अनादर नहीं होगा, वो सुरक्षित होगी। लेकिन फिर भी है तो बेटी, ढूंढना तो पड़ेगा। ओह, तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या हक है मेरी बेटी को उठा कर ले जाने का? उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं मित्र, चलो मैं तुम्हें उनके ठिकाने तक ले चलता हूँ, चलो। तुम जानते हो उनका ठिकाना कहाँ है? हाँ, मैंने कहा ना, मैं एक व्यापारी हूँ। जंगल में रुकना पड़ता है और कई बार डाकुओं से मेल जोल भी रखना पड़ता है। तीनों चल पड़े। वो रास्ता घना और लंबा था। राधा की चाल धीमी पड़ती जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी की छवि थी। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद व्यापारी उन दोनों से बोला, बस अब डाकुओं का इलाका ज्यादा दूर नहीं है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया जाए। हाँ, लेकिन जब ठिकाना पास ही है तो रुके क्यों? चलिए ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर ही लौटूंगा। लेकिन देखो, तुम्हारी पत्नी भी बहुत थक गई है, उसे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। तभी राधा ने माधव से कहा, माधव, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, जहाँ से हम चले थे वहीं पास में तो तालाब था, वहीं से पानी भर लेते। व्यापारी माधव की ओर देखकर बोला, हाँ, यहाँ से दाहिनी ओर एक तालाब है, तुम वहाँ से पानी ले आओ। माधव राधा की ओर देखने लगा। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी मेरी बहन की तरह है, वो सुरक्षित है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? जाओ जाओ, आराम से पानी लेकर आओ, जाओ। माधव व्यापारी की बातों में आकर पानी लाने चला गया। उसके जाते ही व्यापारी ने, चल चल, अब मेरे साथ चल, तू चल चल। क्या? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पास एक बहुत आलीशान हवेली है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वहाँ नौकर नहीं मिलते। अब तू वहाँ पे काम करेगी और बदले में मैं तुझे 2 वक्त की रोटी दिया करूँगा। वैसे भी तेरी बेटी को डाकू तो ले ही गए हैं, उन डाकुओं का मिलना बहुत मुश्किल है, समझी क्या? अरे चल तो मतलब तुमने झूठ बोला? तुम डाकू का ठिकाना नहीं जानते? हाँ तो सच बोला, आधा झूठ बोला। अब सुन, आधा सच ये है कि सच में इस इलाके के डाकू औरतों का सम्मान करते हैं। तेरी बेटी उन डाकुओं के हाथों में सुरक्षित है। और आधा झूठ ये है कि मेरा उन डाकुओं से कोई संबंध नहीं।
मैं ना ही उन डाकुओं का ठिकाना जानता हूँ और ना ही मैं उनसे मिला हूँ। और तेरा पति एक मंद बुद्धि लोहार है, कुछ समझ ही नहीं पाया। अब चल, वरना मैं तेरे पति को जान से मार दूंगा। चल।